how are you? I think you all are fine, enjoying the days, studying, preparing well for the examinations, NTSC examination. And in my last videos, I have just given the topic, taken the topic from the history. That was mystery for you. So I tried to solve the mystery of the examinations of that history mystery. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी डिमांड पर सिविक्स का टॉपिक, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जुडिशरी क्या है, कैसे है, क्यों है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। सो जुडिशरी, वी आर टेकिंग द टॉपिक जुडिशरी, ओके। व्हाट इज जुडिशरी? यू नो, जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका, ठीक है। नॉट इन इंडिया, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर टाइम पे रही है, किसी न किसी समय पे जस्टिस की डिमांड हमेशा रही है। लेकिन आज के टाइम पे जो जुडिशरी है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, एक उसका ऑर्गन है डेमोक्रेसी का। आपको पता है देश में 3 तंत्र काम करते हैं, ठीक है। तो उन 3 तंत्रों में से एक तंत्र ये है हमारी 3 कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। उन न्यायपालिका का काम न्याय दिलाना है। तो जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जब कोई भी बनाते हैं कानून, उसका पालन करवाते हैं, और जब हमें लगता है कि इस पालन करने में कहीं दिक्कत आ रही है या कोई इसको तोड़ रहा है, इस न्याय को कानून को कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमें कोर्ट्स में जाना पड़ता है। और इन कोर्ट्स में जाने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस, दैट इज़ नोन एज द, जब हम जाते हैं, हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं और जब हमें उससे न्याय मिलता है तो हम उस ऑर्गन को जुडिशरी का नाम देते हैं, ठीक है। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी में आप जुडिशरी के लिए कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको इस बात का विश्वास है कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, ठीक है। बिकॉज एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जब आप जस्टिस की डिमांड करते हैं तो आप जुडिशरी में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लेवल्स ऑफ द कोर्ट की, ठीक है। सो लेवल्स ऑफ द कोर्ट, लेवल्स ऑफ कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट्स आएंगे हमारे, तो आपको पता है हायरार्की है, ठीक है। हायरार्की, यू कैन नॉट राइट कि हाई ऊपर लिख दिया आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे आपने हाई कोर्ट लिख दिया, उसके नीचे आपने सुप्रीम कोर्ट लिया। नो, देयर इज अ हायरार्की, यू कैन से रैंकिंग है। एंड द फर्स्ट दैट द कोर्ट विच वर्क्स ऑन द नेशनल लेवल, दैट इज नॉन एज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, okay, the first hierarchy of the court are known as the Supreme Court that works for all over the India, ठीक है। सारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो इसको इंडिया लेवल पे काम करता है ये, इसलिए हम इसको यूनियन कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। यूनियन कोर्ट इंटीग्रेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट लेवल की, दैट इज नॉन एज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय, और ये हो गया उच्च न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट ये पूरे देश के लिए काम करता है, ये स्टेट के लिए काम करता है, स्टेट लेवल पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कोर्ट की बात करेंगे वो होता है हमारा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो गॉट इट? Supreme Court for the entire country, High Court is for the state, and the District Court that is for the districts, जिलों के लिए होता है, जो जिलों में काम करते हैं। These are the levels of the court. Supreme Court for the whole country, for the entire country, High Court for the state, and the District Court for the district, एक particular district के लिए। जैसे हम गुड़गांव में रह रहे हैं, या हम जैसे भोपाल में रह रहे हैं, या हम जैसे चेन्नई में रह रहे हैं, दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कोर्ट काम करते हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम देते हैं। सो ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम एक एक कोर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़
कौन सा है, हम हायरार्की के हिसाब से चलेंगे। सो फर्स्ट कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। द हाईएस्ट कोर्ट दैट इज नॉन एज द फॉर विच वर्क फॉर द एंटायर कंट्री इज नॉन एज द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सो ऑल ओवर इंडिया इट वर्क्स फॉर द ऑल ओवर इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट दैट वर्क्स फॉर ऑल ओवर इंडिया। तो जितने भी देश के मुद्दे होते हैं, हाई लेवल के मुद्दे होते हैं, मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे केसेस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? सुप्रीम कोर्ट वैसे तो आज़ादी से पहले से ही काम कर रहा था, और इट वॉज सिचुएटेड इन कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं। तो कलकत्ता में ये पहले काम करता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कैपिटल जो थी वो कलकत्ता थी। बाद में इन 1950 इट वॉज रीस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली, जिसको हम बोलते हैं कि दिल्ली में इसको किया गया, क्योंकि हमारी जो इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। तो दिल्ली में हमने सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया, ठीक है। सो इन 1950 आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके जुरिडिक्शंस के बारे में, उसके जितने भी उसके पास पावर्स हैं उसके बारे में दिया गया है। आपको पता है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है या इंडिया की जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी ऐसी है जिसको हमने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जज को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने फैसले अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सुनाता है। उसको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे, मेरे को प्रेसिडेंट क्या कहेंगे, या मुझे किसी से जवाब लेना है, या मुझे किसी को जवाब देना है। नो, उसके पास इतना अधिकार है कि वो अपने फैसले लेता है, बट वो उसको किसके अंडर में रह के लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होकर नहीं ले सकता है। तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट, इट वर्क्स at all India level, ठीक है। It works at all India level, ठीक है। तो इसको हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे, इसलिए हम इसको यूनियन जुडिशरी भी कहते हैं। दैट इज वाई इट इज नॉन एज द यूनियन जुडिशरी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को यूनियन जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है। उसके अलावा अब हमें क्या देखना है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जजेस कितने होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नंबर ऑफ जजेस अगर हम बात करें तो टोटल जो जजेस होते हैं, वैसे तो 34 तक का हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि 34 जजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 31 टोटल जजेस, टोटल आर 31। वन इज द चीफ जस्टिस CJI 1 and 30 are the other judges, ठीक है ना। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में SC लिखेंगे। तो देर आर 31 जजेस, वन इज द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर आर द judges that are
सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ 31 मतलब 34 तक रख सकते हैं, और टाइम टू टाइम इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। ये डिमांड होती है टाइम की कि कितने हमें जजेस की ज़रूरत पड़ती है। आपको बेसिकली जजेस के इस टाइम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आपको पता होना चाहिए, और कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज़ शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो चेंज होते रहते हैं। बहुत देखा जाए तो इनको हमें चेंज करने के लिए ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनते हैं, है ना, एट द लास्ट मोमेंट। बहुत लंबा इनको टेन्योर नहीं दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कहीं वो मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व ना हो जाए। सो दैट इज़ वाई हम सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, क्वालिफिकेशन का मतलब नॉर्मली आप लोग क्या सोचते हैं, क्वालिफिकेशन इज एजुकेशन, कि आप कितना पढ़े होने चाहिए। नो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ ऐसी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे। तो उसके लिए द फर्स्ट दैट इज ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, so citizen of India is the first qualification that is most required। किसी भी विदेशी पर्सन को, एलियन को, किसी फॉरेनर को हम देश का सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसकी बहुत खास बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, he should be knowledge of क्या होनी चाहिए आपको, knowledge of law of land। लॉ ऑफ लैंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको आपके देश के कानून की जानकारी हो, तभी तो आप फैसला सुनाओगे, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा। सो नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ लैंड का मतलब है ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड बी अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। मीन्स जिस भी धरती का वो जज है, जहाँ पे भी वो जज है, उसको एटलीस्ट पता हो कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस क्राइम के लिए या किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा है, क्या है, किसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगी, किसके पास कौन सी पावर्स है, इन सब की नॉलेज उसके पास होनी ही चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। अभी तो हमने बोला कि हमारे पास 31 जजेस हैं, उनमें से एक को चूज़ करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑल आर क्वालिफाइड, ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो इसलिए किसी का फेवरेट कभी भी जज नहीं चूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी उसको जज को, तो उसके लिए सबसे जो मेन बात होती है वो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ही शुड बी द सीनियर मोस्ट जज। CJI, उसको हम CJI चूज़ करते हैं। अब हम उसको सीनियर मोस्ट जज के अलावा अब हम कैसे सीनियरिटी देखेंगे, एज नहीं देखा जाता है कि उसकी एज कितनी है। सीनियर मोस्ट में क्या देखना है हमें कि जितने भी जजेस हैं उनकी उसमें उसका जो काम करने का तरीका है या वो कितने साल तक उसने काम किया है, उसने कितने केसेस दिए हैं, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसके हिसाब से देखा जाता है। एज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सीनियर मोस्ट में उसके एक्सपीरियंस को, वहाँ उसके कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है। तो सीनियर मोस्ट जज को ही CJI के लिए चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर सीनियर मोस्ट है, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तकरीबन सभी जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनते बनते काफ़ी सीनियर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। कोई भी ऐसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने जज का काम किया हो। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस हाई कोर्ट को हमने एस से लिख दिया। ठीक है, तो हम हाई कोर्ट के उसने हाई कोर्ट की तरह कहीं भी हाई कोर्ट में 5 साल तक कम से कम
उसने जज के रूप में काम किया हो, ठीक है, उसकी पहली क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा अगर उसको नॉलेज है तो नेचुरल सी बात है वही करेगा। उसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ है उसको हमने क्या कहा, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ लैंड, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट उसने 5 साल हाई कोर्ट का जज का काम किया हो और 10 साल तक कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर्स तक उसने क्या किया हो, एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ experience एडवोकेट। अब एडवोकेट कौन होते हैं, वकील। तो उन्होंने कम से कम 10 ईयर्स तक एक्सपीरियंस किया हो एडवोकेट का इन हाई कोर्ट, ठीक है। सो 5 साल तक आइदर वो वर्किंग किया हो उसने एज ए जज, ठीक है, तो जज का काम किया हो उन्होंने, कम से कम 5 साल का जज का काम किया हो, या फिर 10 ईयर्स तक का एडवोकेट का काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, तभी उसको चूज़ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। सो दिस इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हमने ये क्वालिफिकेशंस देख ली। अब हमें जो देखना है वो हमें देखना है कि टेन्योर कितने का होता है, टाइम पीरियड कितने का होता है। टेन्योर इज द टाइम पीरियड कि वो कितने साल तक काम करेगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ की एक रिटायरमेंट की एज होती है, ठीक है। तो यहाँ रिटायरमेंट की एज हमें देखनी है कि वो कितने टाइम तक काम करेगा, ठीक है। सो अगर हम अब हमें उसको टेन्योर देखना है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसको दोबारा से इलेक्शन होंगे, पुराना वाले जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन जीतेगा अगर तो वो फिर 5 साल तक रहेगा, अगर वो हार जाएगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा और कोई और बनेगा, जो भी जीतेगी पार्टी उसका मेंबर बनेगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइप की कोई कंडीशन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे यहाँ का चीफ जस्टिस बना है या जज बना है। तो अगर उसको काम करना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बहुत लंबे टाइम तक उस वहाँ का जज नहीं बने रहने दिया जाता, ताकि कहीं ना कहीं वो हमारी एफिशिएंसी पे असर ना करे, क्योंकि जब अगर वो ज़्यादा दिन तक रहेगा तो मे बी वो उसके लिंक लोगों के साथ बन जाए और हो सकता है जजमेंट पे उसका असर पड़े। तो इसलिए वो जज जो रहता है बहुत, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीनियर मोस्ट जजेस को हम जज बनाते हैं। तो इसलिए अगर हम एज की बात करें तो अगर एज ऑफ रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो रिटायर कितने में होगा, वो 65 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ रिटायर कितना होगा, 65 ईयर्स इन अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उसके रिटायरमेंट की एज 65 होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सेम अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट का तो वो 62 ईयर्स में हो जाएगा। हम एज वेल एज उस हाई कोर्ट के जज का भी देख लेते हैं। ये कितना है, 62 ईयर्स है, ठीक है। ये 65 है, वो 62 ईयर्स है। अच्छा, अब हम देख रहे थे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये किसी के अंडर में काम नहीं करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। लेकिन कोई तो इसको अपॉइंट करेगा ना, तो इसको अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका अपॉइंटमेंट होगा, तो इट इज ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हम बात करें सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो जजेस होंगे उसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट, सीजीआई
ये दोनों मिलके उसकी रिकमेंडेशंस पे यानी कि उसकी सलाह पे वो जज चूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से चूज़ होता है, ये नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोर्ट कर लिया, ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग देखी जाती है, वहाँ के हिसाब से चूज़ किया जाता है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CJI को चूज़ करेगा, ठीक है। CJI जो है बाकी आप CJI प्लस प्रेसिडेंट मिलके क्या करने वाले हैं, बाकी सारे जजेस को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, ठीक है। ये हो गया वहाँ का अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 62 ईयर्स तक एक जो जज है वो काम करता है, अब हमें ये देखना है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो उसको कौन कौन चूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रेसिडेंट चूज़ कर रहा है और प्रेसिडेंट के साथ बाद में CJI मिलके बाकी जजेस को चूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, प्लस CJI है, और CJI के बाद क्योंकि देखिए एक स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह कौन होता है, गवर्नर। सो गवर्नर, ठीक है, ये सब लोग मिलके चूज करते हैं, ठीक है। दे चूज द जजेस। क्लियर हो गया आपको। हमने क्या देखा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, 31, ठीक है। यहाँ पे कम से कम यहाँ 31 है, 31 to 34 हो सकते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में एटलीस्ट 25, मैक्सिमम जो है वो 25 जजेस हो सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे हमारे जो जजेस हैं ये 25 जजेस होंगे, यहाँ 31 to 34, एट प्रेजेंट 31 जजेस आर देयर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया इनके अपॉइंटमेंट और टेन्योर का टाइम। अब हमें देखना है कि हमने बोला कि इंडिया का जो जज होता है वो काफ़ी ताकतवर है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले। आपने क्या देखा कि प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, अपॉइंट कर दिया। अब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट तो कर दिया, और मैंने ये भी बताया कि इंडिपेंडेंट है तो उसको कोई हटा भी नहीं सकता, ठीक है। तो हटा नहीं सकता तो इसका मतलब तो वो अपनी पावर का कहीं भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई हटा नहीं सकता या कोई किसी को वो अथॉरिटीज़ को गलत वे में लेके जा सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरी है देखना, वो ये देखना है कि अगर एक अपॉइंटमेंट हुई है तो उसके कहीं ना कहीं रिमूवल का भी ज़रूर ऑप्शन होगा। सो रिमूवल ऑफ द जजेस कैसे होंगे, ठीक है। अभी हम सीधे सिर्फ CJI की बात करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करेंगे। तो अगर हमें किसी जज को, पहली बात तो हमें देखना है कि इसको हटाना क्यों है, ठीक है, क्या कर रहा है वो कि हटाना है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ ऑफ लैंड को ठीक से नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स कर रहा है। क्या मिस्टेक कर रहा है वो, कि हो सकता है कि उसने इस कहीं गलत फैसला सुना दिया हो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या कुछ ऐसा कर दिया हो जो उसे लगता है, हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है वो फैसला, तो ऐसे में उसके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी भी किसी जज को जब तक वो अपने वर्किंग पीरियड में है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है, जैसे हम सरकार गिराते हैं तो क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो गई सरकार। ऐसे इस जज को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है। अब इम्पीचमेंट मोशन आपको याद होगा
प्रेसिडेंट को भी हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू वी कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है कि स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इसको हटाए। एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में क्या किया जाता है कि अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, ठीक है। जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उनसे वोटिंग कराई जाती है, और जब वोटिंग हो जाती है तो ये रूल होता है कि जो उस दिन जितने भी लोग प्रेजेंट हैं तो क्या कहेंगे, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द, ठीक है। टू थर्ड्स जो है वो वोट्स मिलने चाहिए, उसको हटाने के लिए उसके अगेंस्ट में आने चाहिए। तो नंबर ऑफ, ये नहीं देखना है नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स को देखना है। ये नहीं देखना है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उनसे वोटिंग कराई जाएगी, और अगर 2/3 वोट मिलेगी उसके अगेंस्ट में तो ही उसको हटाया जा सकता है। अगर उसके फेवर में है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो एक बड़ी प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इतनी आसानी से नहीं हटाया जाता है। वैसे तो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई चीफ जस्टिस नहीं रहा है जिसको इस तरीके से हटाया गया हो, लेकिन 11 मई 1993 में श्री वी रामास्वामी के लिए एक बार इम्पीचमेंट जरूर आया था, ठीक है, लेकिन वो उनके फेवर में आया और उनको हटाया नहीं गया। सो ये जो होता है ये रिमूवल ऑफ द जजेस इसको बोलते हैं। इसमें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है दैट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट मोशन। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी कैसी होगी कि स्पेशल इसी के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, इसी के लिए बुलाया गया और इसके लिए फिर मीटिंग कराई गई और उसके बाद वोटिंग कराई गई, दैट इज वाई इट इज नॉन एज द स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एटलीस्ट 2/3 वोट्स आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, तभी जाके उसको हटाया जा सकता है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जुरिडिक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जुरिडिक्शंस, सो व्हाट आर द जुरिडिक्शंस? जुरिडिक्शन क्या होता है? कि उसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन सा काम आता है, वो कौन कौन सा काम करेगा। सो जुरिडिक्शन इज, अगर हम करें सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे मेन तो हम ये देखते हैं कि 4 टाइप की जुरिडिक्शंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में या हाई कोर्ट के अंडर में भी, दोनों में सेम ही होती है। एक चीज़ होती है जो हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, बाकी 3 चीज़ें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास नॉर्मल होती है। तो हम इसमें बात करेंगे, फर्स्ट इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या हुआ, कोई भी केस जब ओरिजिनली आता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा सीधे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए 2 स्टेट्स के बीच में झगड़ा आ गया तो वो कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच में किसी बात को लेके डिस्प्यूट हो गया, दोनों स्टेट बराबर हैं, इंडियन टेरिटरी के पार्ट हैं, दोनों ही एक अपने आप में स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो इसका फैसला सीधे कहाँ पे होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। तो अगर अब हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट वर्सेस अगर स्टेट है, यूनियन वर्सेस स्टेट है,
ठीक है, या स्टेट वर्सेस स्टेट्स है। तो ऐसे मामलों को जुरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, और ये हो गए ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कैसे ओरिजिनल हो गए कि अगर मान लीजिए कि ऐसा है तो पहली ही बार आया होगा ना ऐसा कोई केस, बार बार तो नहीं आया होगा, तो ओरिजिनल केस है, सीधे के सीधे लाया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें ओरिजिनल इसको क्यों कहना पड़ा। सो ओरिजिनल केसेस के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द एपिलेट। ठीक है, एपिलेट नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है अपील किया हुआ। सो यहाँ तो ओरिजिनल है, ये एपिलेट है, अपील किया जाएगा। अब अपील्स में क्या होता है कि जब हम कोई केस ऐसा आता है, जब आपको पता है हमारे जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड कैसे हो गई कि हमने देखा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, देन उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो जब एपिलेट कोर्ट है, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपने देखा कि कोई अगर सेशन कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो क्या करता है, वो सीधे चला जाता है हाई कोर्ट में। उसके पास अथॉरिटी है कि वो हाई कोर्ट में जाएगा, भाई नहीं खुश हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला गलत है या वो उस फैसले से खुश नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से भी अगर वो खुश नहीं होता है तो वो उसके लिए अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अपील की उसने, टेकन परमिशन फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, तो इसको हम एपिलेट जुरिडिक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी केस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सिविल केस हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल केस हो सकता है। सिविल केस किसे कहते हैं, सिविल केस जैसे किसी का ज़मीन जायदाद का झगड़ा है या फैमिली लॉ से रिलेटेड है, सक्सेसर वगैरह से रिलेटेड कोई है झगड़ा, इसको हम सिविल केसेस कहते हैं। क्रिमिनल केसेस में हम मर्डर वर्डर का केस होता है, मार पिटाई का केस होता है, ऐसे मामलों को हम क्रिमिनल केसेस में लेके चलते हैं। तो ऐसे केसेस हैं, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में क्योंकि स्टेट का कहीं थोड़ा थोड़ा आपको पता है, हम फेडरलिज्म में रहते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो हम सीधे हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और एपिलेट जुरिडिक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने लिए न्याय की डिमांड कर सकते हैं। अनदर इज नॉन एज द एडवाइजरी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये जो होता है नाम से फिर ये भी पता चल रहा है एडवाइजरी, एडवाइस पे। तो क्या होता है, ये जो है ये हाई कोर्ट के पास नहीं, ये दोनों हाई कोर्ट के पास है, लेकिन ये वाला हाई कोर्ट के पास नहीं है। हाई कोर्ट के पास ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो होता है, ये जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, आपने प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा होगा। प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास थोड़ी सी स्पेशल पावर दी गई है कि अगर वो चाहे तो किसी को उसकी सज़ा को थोड़ा कम कर सकता है या किसी की सज़ा को रोक सकता है, या और भी कई मैटर्स हैं जिन पे वो, तो उसको ना कई बार क्या होता है कि अब वो कोई उसको लॉ ऑफ लैंड की ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना। अब आपने देखा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो अगर उनसे, लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है ना, अपने फैसले तो उन्हें सुनाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वाई जब उनको लगता है कि उनको सलाह की ज़रूरत है तो ऐसे में वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के थ्रू वो सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, तो कोई भी ओपिनियन पूछ सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज दिस जुरिडिक्शन इज नॉन एज द एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आस्क क्वेश्चन, President asks, what asked he? He asked about the opinion of the Supreme Court. Got it? So this is the jurisdiction.
अब बेटा एक जो खास चीज रहती है आपकी, वो क्या रहती है, दैट इज कॉल्ड रिट जुरिस्डिक्शन, रिट, ठीक है, WRIT, रिट। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं हम इसको, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है रिव्यू, दोबारा विचार करना। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आता है जब उसको ये लगता है कि कोई कानून, कोई लॉ, कोई अमेंडमेंट, कोई ऐसी चीज बनी है जो हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर दोबारा विचार करेगा कि ये इसको काम ये ठीक है या नहीं है, उसके बारे में उसको। तो कभी भी अगर एग्जामिन करता है वो एग्जामिन किसका करता है, किसको कर रहा है, वो लॉ को कर रहा है कि जो लॉ है वो हमारे कानून के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जो भी हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने लॉ पास किए हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, सो इट एग्जामिन्स the law passed by legislature and executive. Got it? So this is judicial review. रिव्यू दोबारा पुनर्विचार कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कमी है, क्योंकि वो इट इज फाइनल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन है वो, गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी फैसला उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। देन इफ आई टॉक द लास्ट पॉइंट ऑफ द जुडिशरी, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अगेन नाम में आपकी बात छुपी हुई है, एक्टिविज्म इज, इसको हम बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, पब्लिक के वजह से आप जानते हैं कि पब्लिक क्या है, एक ऐसा जो आम जनता के लिए है। कई बार क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। अब देखिए, अमीरों को तो सब पता होता है, पढ़े लिखे हैं, उनको सारी जानकारी है क्या होगा कैसे होगा, पैसा है वो वकील कर सकते हैं, जा सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, पुअर पीपल के लिए, गरीब आदमी। एक तो सबसे पहले उसको लॉ ऑफ लैंड की नॉलेज नहीं है, उसको यही नहीं पता कि होता क्या है, मेरे राइट्स छीने जा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या कंप्लेन करूँ। आपने देखा होगा बॉन्डेड लेबर रख लेते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हैं, उनको वेजेस नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अब बात आ रही है कि क्या करें, इनको कौन करेगा। तो आप कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनकी तरफ से एक लेटर लिख सकता है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, और वो वहाँ पे जाके भेज सकता है कि ये प्रॉब्लम है, पब्लिक के फेवर में ये है। जैसे कि अगर हम एनवायरनमेंट को बचाने से रिलेटेड या चाइल्ड लेबर को रोकने से रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम जो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो वो हमारा केस नहीं है, वो पब्लिक से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेंगे, वहाँ से एक रिट भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दैट इज रिट, रिट भेजेंगे। रिट क्या होगा, एक ऑर्डर भेजेंगे वो अपने से नीचे के कोर्ट को, और कहेंगे कि जाके इस मैटर पे देखो कि क्या वाकई ऐसा कुछ है, क्या लोगों की सचमुच फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वॉयलेट किया जा रहा है। तो इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो उसने एक्शन लिया, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक
यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और ये एक लाइन में ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारी जुडिशरी है वो हमने क्या देखा कि यहाँ पे उसने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हम आ गए हाई कोर्ट, और उसके बाद हमने तीसरा देखा दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमने दो देखे, वन इज कॉल्ड द सिविल एंड सेकेंड वन इज द कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, है ना। इसके अलावा भी बेटा एक और जो होता है वो हमारे लोकल लेवल पे भी एक हमारा न्याय पंचायत काम करती है, ठीक है। तो न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत ज़्यादातर विलेजेस में काम करती है, ठीक है। और इन विलेजेस में क्या किया जाता है कि जब लोग छोटे मोटे केसेस होते हैं, ये क्रिमिनल केसेस को हैंडल नहीं करता है, ये सिर्फ सिविल केसेस को हैंडल करता है, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। तो गांव के लोग बैठते हैं, सरपंच बैठता है, अपने साथ वो 5 पंचों को लेके बैठता है, गांव के सारी ग्राम सभा के लोग बैठते हैं और बैठ के छोटे मोटे मैटर्स को वो गांव में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके पास भी है ये पावर, ठीक है। तो सबसे छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो न्याय पंचायतें हमारे देश में काम करती हैं। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ देखा करें ताकि आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ती रहे, ठीक है। चेंजेस के बारे में पढ़ते रहें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताएंगे। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ शेयर करना है और कमेंट जरूर देना है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।